हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के विज्ञान में तीसरा लेक्चर देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, इसलिए आज तीसरा चैप्टर देखेंगे। चलिए, तीसरा चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है उसको देखिए। तीसरा चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चलिए इसको समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। हम जान चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जंतु जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसको जानेंगे अभी। मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधे, जंतु अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं। देखिए, मनुष्य जो है अपना भोजन तो पौधे से भी प्राप्त करता है और क्या चीज से, जंतुओं से भी प्राप्त कर लेता है। इनका नियमित उत्पादन प्रबंधन आवश्यक है। तो जब दोनों से प्राप्त करता है तो इसको तो नियमित चाहिए भोजन, इसके लिए इसका प्रबंधन तो करना आवश्यक ही होगा। चलिए, अब हमारे देश कृषि प्रधान है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित कार्यकलाप पर निर्भर करती है। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? क्या सालों भर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है? पूछ रहा है, मतलब बताने के लिए बोला है कि आप बता सकते हैं कि अपना बिहार राज्य में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, और पूछ रहा है कि सालों भर क्या एक ही फसलें उगाई जाती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या ऋतु विशेष में उगाई जाने वाली फसलों का नाम बता सकते हैं? मतलब जो ऋतु में, मतलब जो बारिश का मौसम हो गया, मतलब ठंडी गर्मी, ये सब का जो मौसम हो गया, उसमें बोल रहा है कि आप कौन कौन फसल उगाए जाते हैं, सो नाम बता सकते हैं। यदि बता सकते हैं तो इसमें तालिका में भरिए, यही बोल रहा है। चलिए अब सेकेंड पेज देखते हैं। सेकेंड पेज में क्या है। अब हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। यानी फसल, कोई पूछेगा फसल क्या है तो हम कहेंगे क्या कि अब हम फसल क्या है तो बड़े भूभाग में उगाए जाने वाली उपयोगी पौधों को फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसलें की चर्चा सुने होंगे। ठीक है। चलिए, आप आज जान गए कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उपजाई जाती है। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है। शीत ऋतु ऋतु में रबी फसलें की पैदावार होती है। देखिए, वर्षा के समय में जो फसल उगाई जाती है क्या खरीफ फसल कहलाती है। और शीत ऋतु में रबी फसलें की पैदावार होती है, यानी जो ठंडी के समय होता है उसमें कौन सा फसल उगता है, तो रबी फसलें उगती है या उसका पैदावार होता है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलें की को जायद कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं हम लोग? जायद कहते हैं। क्या खरीफ, रबी और जायद फसलों के नाम बता सकते हैं? यदि आप खरीफ रबी फसल का नाम बता सकते हैं तो इस तालिका में भरिए। ठीक है, इस तालिका में भरिए यदि आप बता सकते हैं तो। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया? खेती के जो तरीके आज हम देखते हैं, क्या हजारों वर्ष पहले ही यही तरीका अपनाए गए होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। चलिए इसको समझते हैं क्या है। मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। जो मनुष्य था आरंभिक अवस्था में क्या था, एक जगह स्थिर नहीं रहता था, इसलिए उसको घुमंतु कहा जाता था। यह स्थिति लगभग 10 ईसा पूर्व तक बनी रही, और यह स्थिति घुमंतु वाला लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक बनी रहा, मतलब बना रहा। ठीक है। अब वह भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे, और इनका विचरण समूहों में हुआ करता था। जगह मतलब रहने के लिए और खेती करने के लिए वो जगह जगह क्या करते थे, घूमते रहते थे। और इनका जो विचरण करते थे समूहों में, मतलब बहुत जगह बहुत सारे आदमी बैठ के और इसका विचरण करते थे कि अब कैसे रहा जाए, क्या किया जाए। ठीक ना। कच्चे फल, कंद मूल, सब्जियां खाते तथा जंगली जानवरों को शिकार करते थे। कच्चे पहले पहले के जो आदमी थे, कच्चे क्या थी, सब्जी और फल फूंद खाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में बीजों से पौधे को उगते देखा, और इसी क्रम में क्या देखा, बीजों से पौधे को उगते देखा, और उन पौधों से बीज को उत्पन्न होते हुए देखा। फिर क्या था, कृषि की शुरुआत हुई। अब मनुष्य एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे, जिसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और मनुष्य जब देखा कि बीज से पौधा, पौधा से फिर बीज फल होता है, फल से फिर देखे कि बीज होता है, तो क्या हुआ, वो देखे कि अब हमको एक स्थान पे रुक जाना चाहिए। तो एक स्थान पे मतलब रह गए, और जब एक स्थान पे रहना सीख गए तो क्या हुआ, उसी से मतलब उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो बोला जाए तो कृषि का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि कृषि को ही देख के वो लोग एक जगह रहने को
विवश हो गए, मतलब समझिए तो रहने लगे। और क्या हुआ, रहने लगे यह सोच के कि हम यहीं पे रहेंगे तो एक जगह कुछ उपजाएंगे और खाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं फिर आगे क्या कर रहा है, इसको समझते हैं। अब बोला है फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप। अब फसल उत्पादन के लिए क्या क्या चीज हमको करना चाहिए वो बताया गया है। जैसे आइए अच्छे फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को जानें। यदि आपको अच्छा उत्पादन करना है कोई भी फसल तो आपको इतना चीज जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन करना, बुआई, सिंचाई, निकौनी, कटाई, गहाई, उसाई एवं सफाई और भंडारण। ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है इसको समझेंगे अभी, जस्ट समझेंगे, हर पॉइंट को समझेंगे। ये क्या होता है, मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन करना, बुआई, सिंचाई, निकौनी, कटाई, गहाई, उसाई एवं सफाई भंडारण, ये सब क्या होता है चलिए सब जानेंगे। उसमें से सबसे सबसे पहला पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले हम लोग मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं चलिए इसको समझते हैं। मिट्टी तैयार करना, ठीक है, इसको समझते हैं। इस पॉइंट को हम लोग, मिट्टी तैयार करना में क्या होता है ऐसे। मिट्टी तैयार करना मतलब क्या है, फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी मतलब जो फसल उगाइएगा तो मिट्टी तैयार करना क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी उठेगा, पूछेगा आपसे जुताई क्या कहलाता है, तब बोलिएगा फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा, मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया को जुताई कहते हैं या जुताई कहलाती है। जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है जो लकड़ी का बना होता है। मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल के लोहे का फाल लगा रहता है। हल से जुताई के लिए एक जोरे बैल की मदद ली जाती है, एक जोरे बैल की मदद ली जाती है। ठीक है, हल से जुताई के लिए। जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं, इन्हें तोड़ने के लिए पाटल या चौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे भी दो बैलों की मदद से चलाया जाता है। वर्तमान में ट्रैक्टर पावर टिलर टिलर से जुताई का काम लिया जा रहा है। मिट्टी की जुताई से पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती है और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमस पौधे की जड़ों तक पहुंचती है, केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। ह्यूमस का निर्माण तेजी से होने लगता है। इसी तरह हम देखते हैं कि बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयार महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अब देखिए आपके अंदर एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ होगा, प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस जो मिट्टी का ऊपरी सतह होता है उसी को ह्यूमस कहते हैं, जो कि हम खाद वगैरह से तैयार करते हैं। ठीक है, मिट्टी के ऊपरी सतह को ह्यूमस कहा जाता है, खाद वगैरह से तैयार किया गया, मतलब जो करते हैं ऊपर की मतलब मिट्टी मतलब पृथ्वी का ऊपरी सतह, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद से तो उसी को तैयार नहीं करते, ऊपरी सतह को ही तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमस कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आगे क्या, आगे मतलब क्या कर रहा है, तो क्रियाकलाप 3 में क्या कर रहा है समझिए इसको। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम तथा उनके कार्य की सूची बनाइए। आप इनके इलाके में आप अपने इलाके में या बागवानी में इस्तेमाल होने वाले औजार का निम्नलिखित चित्र बनाइए। ठीक है, बोल रहा है आप यदि कृषि करते हैं तो कृषि करने में कौन कौन उपकरण का यूज किया जाता है, उसका इसमें चित्र बनाना है और क्या करना है, इसमें तालिका में उसका नाम भरना है। तालिका बनाए बना के दिया हुआ है आपके बुक में, देख लीजिए, इसी में भरना है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, बीजों का चयन। बोले तो सिलेक्शन ऑफ सीड। अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अच्छे बीजों का चयन चुनकर और फटक कर तो करते ही हैं, क्या और भी कई तरीका है जिससे स्वस्थ बीजों का चयन नहीं किया जा सकता है। देखिए अच्छे बीजों का तो हम लोग चयन चुनकर फटक कर ही लेते हैं, और भी तरीके हैं जिससे हम अच्छे बीजों का चयन कर सकते हैं। जैसे समझते हैं क्या है क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में देखिए इस कैसे हम लोग जान सकते हैं कि ये अच्छा बीज है ये खराब बीज है, इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, कांच के एक गिलास में आधा गिलास पानी भरिए, इसके बाद उस गिलास में एक मुट्ठी चने या गेहूं के बीज डालिए। कुछ देर के बाद अवलोकन कीजिए कि क्या होता है, क्या सभी बीज नीचे बैठ गए या कुछ पानी की सतह पर तैरने लगे। क्रियाकलाप के दौरान आपने देखा कि कुछ बीज पानी की सतह पर तैरने लगे, बीज क्षतिग्रस्त, हल्के और खोखले हैं। इस तरह के बीज से अंकुरण नहीं होते। इस प्रक्रिया द्वारा अच्छे एवं स्वस्थ बीजों का चयन आसानी से कर सकते हैं। जल में डूबे बीज ही स्वस्थ एवं शुद्ध बीज हैं। ठीक है,
देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, आप एक गिलास लीजिए, उसमें आधा गिलास पानी डालिए और उसके बाद क्या हुआ, गेहूं या चने का जो होता है, गेहूं या चने डालिए और उसके बाद गेहूं, थोड़ा सा गेहूं या चना डालिए। यदि जो ऊपर उपला जाता है, यानी ऊपर जो पानी के ऊपर चले आता है, वो देखेंगे तो खराब होगा, और जो नीचे पानी के नीचे बैठ गया वही हमारा जो बीज होगा सही और अच्छा बीज होगा, और उसी से हमारा फसल बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, बुआई यानी सोइंग क्या होता है, बुआई, उसको बारे में समझते हैं तीसरा का पॉइंट। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। क्या आपने बीजों की बुआई करते किसानों को देखा है? चयनित बीजों की बुआई पौधे की प्रकृति पर निर्भर करती है। बुआई के लिए दो विधियां प्रचलित है। कुछ बीज सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, मसूर आदि, जबकि कुछ बीजों को नर्सरी बोते हैं और कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयार कर रोपण किया जाता है। आपने ध्यान आपने धान की खेती करते हुए आवश्यक देखा होगा, धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधे को मोड़ी कहते हैं, जिसे उखाड़ कर दूसरी खेत में बोते हैं। इसी फसल की उपज अच्छी होती है। इससे फसल की उपज क्या होती है, अच्छी होती है। देखिए फसल की रोपाई दो तरीका से किया जाता है। एक तो डायरेक्ट खेत में बीज छीड़ दिया जाता है, दूसरा क्या होता है, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कहीं उसको पहले उपजाते हैं, उसके बाद वहां से उखाड़ करके, ठीक ना, उखाड़ने के बाद फिर खेत में रोपते हैं, ठीक ना। और जब जैसे में आप लोग धान की खेती को देखे देखे होइएगा, धान की खेती को क्या होता है, पहले कहीं हम लोग खेत में उसको छींट देते हैं, छींटने के बाद उसको क्या होता है, फिर छोटा छोटा बीज, मतलब छोटा छोटा पौधा हो जाता है, उसके बाद उसको उखाड़ते हैं, और जो छोटा छोटा बीज होता है ना, मतलब सॉरी बीज बोल दे, छोटा छोटा जो पौधा होता है उसको मोड़ी कहते हैं, और उसको उखाड़ने के बाद फिर दूसरा खेत में लगाते हैं, फिर खेत में उसको लगाते हैं तो उससे क्या होता है, उपज अच्छी होती है। ठीक है, अब बुआई के समय कुछ सावधानियां आवश्यक है। अब बुआई के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, और सावधानी क्या है उसको समझते हैं। बीजों के बीच समान दूरी बनी रहने रहे ताकि पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। ठीक है, बीजों को इतनी गहराई में बोना चाहिए ताकि नमी के कारण अंकुरित हो सके। बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक देना चाहिए। देखिए बीजों के समय क्या सावधानी बरतिए कि बीजों की जो है इतनी गहराई में, मतलब उसको बोइए कि उससे क्या हो कि उपज, मतलब जो है जो बीज हो उसका अंकुरित हो सके। और पक्षी से मतलब उसका सुरक्षा के लिए क्या कीजिए, उस पे मिट्टी डाल दीजिए ताकि पक्षी उसको न खाए। ठीक है, अब देखिए इधर एक तरफ तो छीट के बोया जा रहा है, दूसरा तरफ क्या किया जा रहा है, गाथा, मतलब इसको धरती के अंदर बोया जा रहा है, मतलब गाथा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 क्या करा है इसको समझिए। आप अपने निकट के नर्सरी का अवलोकन कीजिए और बताइए कि किन किन पौधे को नर्सरी में तैयार किया जाता है और तैयार होने पर उन्हें हाथ द्वारा दूसरे जगह रोपा जाता है। आप अपने आसपास के नर्सरी में पता कीजिए कौन कौन पौधे लगाते हैं, उसको उखाड़ के फिर दूसरे खेत में लगाते हैं, उसका आप क्या करिए, लिस्टिंग कीजिए, यानी लिस्ट बनाइए, इस तालिका में भरिए। ठीक है, जो तालिका दिया हुआ है। ठीक है, आप ये काम खुद से कर लीजिएगा, आपके आसपास जो नर्सरी होगा उसमें पता करके आप उसका लिस्टिंग कर लीजिएगा, तालिका में भर दीजिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना, जैसे कि खेत में क्या होता है, रोपाई के बाद खाद भी देना जरूरी होता है ना। यूज ऑफ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर। क्या आपने किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते देखा है? वे ऐसा क्यों करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधे तथा जानवरों को अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार, साग सब्जी, पौधे पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। देखिए खाद जो क्या होता है, तो खाद जो होता है पदार्थ का मिश्रण होता है। पौधे तथा जानवरों का अपशिष्ट से हमको गोबर, बेकार, साग सब्जी, पौधे पत्ती जो जो मिलते हैं, उसके अवशेष जो प्राप्त होता है उसे कार्बनिक खाद कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वो कार्बनिक खाद कहलाते हैं। ठीक है, इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयारी की हुई खाद कंपोस्ट कहलाती है। देखिए आपसे कोई पूछे कंपोस्ट क्या है, तो देखिए क्या होता है कंपोस्ट, गोबर, पत्ता वगैरह, ठीक ना, ये सब जो अवशिष्ट होता है, सब्जी का जो पत्ता वगैरह होता है, चाहे किसी प्रकार का पत्ता वगैरह, सब क्या होता है, इसको गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद उसमें से मिट्टी डाल दिया जाता है। जब मिट्टी डालते हैं उसमें से उसके अंदर सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसको खा खा करके क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं, यानी पूरा तोड़ देते हैं।
और इस प्रकार से जो खाद बनता है उसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं आगे क्या कर रहा है। खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। जब हम लोग खेतों में लगातार फसल उगाते हैं तो उसकी में जो होता है, मिट्टी की जो उसको उर्वरक क्षमता होती है क्या होती है? घट जाती है, यानी पोषक तत्वों की में कमी आ जाती है। ठीक है, अब मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों को खाद डालनी जाती है। जो खेतों में खाद क्यों डालते हैं? ताकि उसमें पोषक तत्व फिर से पूर्ति हो जाए। ठीक है, खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं। खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? उर्वरक कहते हैं। ठीक है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, पोटेशियम सल्फेट आदि। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जो होता है क्या होता है? मिट्टी को विशेष विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं, और जो होता है जल में ये जल्दी से घुल जाता है। घुलनशील होने के कारण क्या होता है? पौधे की जड़ों तक द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। मतलब घुलनशील जल में घुलनशील होने के कारण जड़ तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, अब फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसल का क्या होगा? उर्वरक का यूज किया जाता है तो उसका पैदावार क्या होता है? ज्यादा होता है। परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत खाली छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखिए मिट्टी को लगातार यदि खाद उर्वरक डालिएगा तो क्या मिट्टी का पैदावार थोड़ा घट जाएगा, और मिट्टी का जो है उर्वरक मिट्टी का जो है उर्वरता बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अर्थात क्या करना है? जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, या दो फसलों के बीच कुछ समय के लिए क्या करना चाहिए? एक गैप छोड़ देना चाहिए। जैसे मान लीजिए धान का खेती कर ली, उसके बाद क्या होगा? कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद अगला खेती कीजिए। ठीक ना, मतलब गैप कुछ दिन छोड़ दीजिए ताकि उसका उर्वरक क्षमता जो होगा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए फिर क्रियाकलाप 6 देखते हैं। क्रियाकलाप 6 क्या कह रहा है हमको उसको समझते हैं। ठीक है, बोला है चने या मूंग के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक की आकार वाले 3 अंकुरित बीज छांट लीजिए। अब 3 प्लास्टिक या शीशे का गिलास लीजिए, इन पर ABC लिख दीजिए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में मिट्टी डालिए। अब इनमें अंकुरित बीज बोने के बाद पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। क्या तीनों गिलासों के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि अधिक है? तो बोल रहा है इसको समझिए क्या करना है। आप तो एक क्या कीजिए, चने या मूंग को क्या कीजिए? अंकुरित कर लीजिए। अंकुरित करने आता ही होगा, नहीं आता है तो घर पे पूछ लीजिएगा कैसे अंकुरित किया जाता है। ठीक ना, उसके बाद क्या कीजिए? 3 गिलास लीजिए, और तीनों गिलास में है ना क्या कीजिए? मिट्टी थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। मिट्टी डालने के बाद क्या करना है आपको? एक गिलास में गोबर डालिए। ठीक है, एक गिलास में क्या डालिए? गोबर डालिए। ठीक है, और एक गिलास में फिर क्या डालिए? गोबर डालने के बाद एक गिलास में क्या डालिए? यूरिया डालिए। ठीक है ना, जैसे इसमें फिगर में दिया हुआ है देखिए, यूरिया इसमें डालिए, और इसमें एक गिलास में मिट्टी तो डाले ही पहले से, और क्या डालिए? पानी डालिए। पानी डालने के बाद क्या कीजिए? आप तीनों में चना या जो आप अंकुरित किए हैं मूंग उसको डाल दीजिए। डालने के बाद 10 दिन तक, 7 से 10 दिन तक क्या कीजिए? उसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए। उसके बाद 10 दिन के बाद देखिए, 7 से 10 दिन के बाद देखिए कि किसका वृद्धि ज्यादा हुआ। ठीक है, आप ये करके देखिए किसका वृद्धि ज्यादा हो, गोबर वाला का ज्यादा हो गया है, या यूरिया वाला का ज्यादा हुआ है, या पानी वाला का ज्यादा हुआ है। तो आप ये करके देखिएगा। ठीक है, देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा किसका जो क्षमता, मतलब किसका विकास ज्यादा हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग। क्या आप खाद और उर्वरक में अंतर जानते हैं? आइए हम इसके बारे में जाने। खाद और उर्वरक में अब हम लोग अंतर जानेंगे। ठीक है, चलिए उर्वरक और खाद, इसका अंतर देखिए। उर्वरक क्या होता है? उर्वरक प्राय अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ये पहला अंतर है। दूसरा का अंतर देखिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। जो उर्वरक का उत्पादन होता है क्या होता है? फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है।
हम लोग खेतों में बना लेते हैं, ठीक है। और जो उर्वरक है जैसे फैक्ट्री में उगाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा का अंतर क्या है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जो ह्यूमस बनता है वो मिट्टी से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में पाया जाता है। यानी उर्वरक में क्या होता है, पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है, ठीक है। यही मुख्य अंतर था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि बर्की वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका है। बोला है कि आप बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका है। वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, यदि आप जानते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए जैविक खाद के लाभ, जैविक खाद के लाभ हम लोग जानेंगे क्या होता है। जैविक खाद को हम लोग कार्बनिक खाद भी कहते हैं, ठीक है। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। जैविक खाद से क्या होता है, मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये है जैविक खाद का लाभ। यदि प्रश्न पूछेगा तो आप इतना लाभ लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट क्या है, सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई क्या होता है इसको समझते हैं। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है पानी वे पानी पानी में घुलकर क्या करते हैं, पानी में घुलकर, देखिए पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है। पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। मतलब क्या है, जो 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 पौधा को चाहिए, ठीक ना, जो जो पौधा को चाहिए वो जो है, जो जो चीज चाहिए पौधा को चाहिए वो, यदि हम खेत में खाद चाहे कुछ भी डालते हैं तो पानी द्वारा क्या होता है, जड़ों तक आसानी से पहुंच जाता है, जिससे पानी क्या होता है, जिससे पौधा का विकास होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है, जो पौधे में क्या होता है लगभग 90% तो जल ही होता है, ठीक है। बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, इसलिए जल आवश्यक है, ठीक है। जैसे बीजों का अंकुरन यदि आप चाहते हैं तो उसका उसमें पानी कम दीजिएगा तो उसका अंकुरन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, यही बात बोल रहा है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। मतलब अच्छी फसल के लिए, देखिए कोई ऐसा पूछ दे कि सिंचाई क्या कहलाता है तो बोलिए अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए सिंचाई की मात्रा समय समय, जलवायु, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। मतलब सिंचाई सब जगह समान नहीं हो सकता, ठीक ना, उस जगह पे जगह जगह जलवायु पर उस पर निर्भर होता है कि कौन सा मिट्टी कहाँ है, कहाँ का जलवायु कैसा है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। सिंचाई जैसे बरसात में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बरसात में तो बारिश खुद मतलब सिंचाई का काम कर जाता है, तो वहां बारिश का तो मतलब पानी का जरूरत तो पड़वे नहीं करेगा। वही बात बोल रहा है, जाड़े में सप्ताह में एक बार एवं गर्मी में 2 से 3 बार पानी की जरूरत पड़ती है। दिनों में अंतर सिंचाई की जाती है। देखिए गर्मी में क्या होता है तो 3 बार, और ठंडी में क्या होता है एक बार भी दिए तो काफी है, लेकिन बारिश में तो जरूरत पड़ता ही नहीं है। इसी प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जैसे धान एवं गन्ना में क्या होता है, अधिक सिंचाई चाहिए, अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। सरसों, चना, तीसी, तीसी बोले तो अलसी, तीसी को अलसी भी बोलते हैं, आदि में कम सिंचाई चाहिए। मतलब सरसों चना, सॉरी सॉरी सरसों चना, हाँ सही है, सरसों चना तीसी आदि में कम सिंचाई चाहिए, मतलब कम पानी चाहिए। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करता है, और मिट्टी के प्रकार पर भी एक तो फसल पर निर्भर करवे करता है कि पानी कितना चाहिए नहीं चाहिए, यानी उसको कितना सिंचाई चाहिए नहीं चाहिए, और मिट्टी पर भी वह निर्भर करता है। जिससे बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होने के कारण अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। जैसे बलुई मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, उसमें पानी रुकवे नहीं करता है, तो पानी नहीं रुकता है तो उसको बार बार पानी जरूरत पड़ता है। इसके विपरीत चिकनी काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण, मतलब जो चिकनी मिट्टी होता है जल धारण क्षमता उसका अधिक होता है, जिससे क्या होता है उसका सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, कम पड़ती है, ठीक ना, पड़ती है लेकिन क्या होता है कम पड़ती है, ठीक है।
अब क्रियाकलाप 7, आप ज्यादा सिंचाई वाले एवं कम सिंचाई वाले फसलों की सूची बनाइए। मतलब कौन कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा पानी लगता है, किसमें कम पानी लगता है, उसका आपको क्या बनाना है, सूची बनाना है। सूची इसी में बनाना है, आपको सूची दे रखा है, सूची इसी में बना लीजिएगा, ठीक है। अब सिंचाई का स्रोत पूछा है, सिंचाई का स्रोत क्या क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। यानी पानी हम किस किस चीज से खेतों में पटाते हैं, चलिए। कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। क्रियाकलाप के माध्यम से सिंचाई के स्रोत पूछिए, ठीक है। कुआं हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, तालाब, झील आदि जो है सिंचाई के क्या है, प्रमुख स्रोत है। देखते हैं, समझते हैं इसको अब। सिंचाई की विधियां पारंपरिक तरीके से, मतलब पहले सिंचाई कैसे किया जाता है उसको समझिए। क्या आप जानते हैं कि कुएं, तालाबे, नहरें आदि में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक कैसे पहुंचाया जाता है। ये तरीके मोट यानी घिरनी, चेन, पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक यंत्र, तंत्र आदि है। जिसे देखिए, ये जो है कुआं है, कुआं से हम लोग पानी निकाल रहे हैं, पानी निकाल के क्या होता है, देख उधर खेत में बह रहा है, ठीक ना, पानी निकालते हैं इसमें छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, तो क्या जाता है, खेत में चल जाता है। फिर यहाँ देखिए, इसमें भी क्या है, चक्री टाइप का कुछ लगाए है, और इसमें भी क्या होता है, मतलब मशीन से क्या होता है, पानी ऐसे गिरता है और फिर खेतों में देखिए, यहाँ बहते बहते खेतों में जा रहा है। फिर यहाँ देखिए, इसमें पत्थर बांधा हुआ है, ठीक है ना, और ये क्या बाल्टी बांध के पानी खींचता है और इसमें डाल देता है, तो क्या होता है, जैसे देखिए इसमें देखिए, यहाँ से बाल्टी बांध के पानी निकालता है और इसमें डाल देता है इस स्थान पे, और इसे बहते बहते क्या जाता है, खेत में चला जाता है। फिर यहाँ देखिए, इसमें भी क्या है, इसमें मशीन लगाया हुआ है और इससे इससे क्या होता है, पानी निकलता है, और इससे पानी निकलता है और देखिए इस तरह से खेतों में चला जाता है। तो ये है तरीका पहले का पानी डालने का। अब वाला तरीका क्या है, देखिए आधुनिक सिंचाई के तरीके। आधुनिक तरीके, सिंचाई के आधुनिक तरीकों को निम्न है, मतलब सिंचाई अभी जो किया जाता है निम्न तरीका से किया जाता है। जैसे छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम को अब हम लोग समझते हैं क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। वहां पर ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइपों में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यह फिगर दिया हुआ है, नोजल, यही है नोजल, ठीक है, इसको देख लिए। चलिए अब हम लोग आगे इसको समझते हैं। अब देखिए, दूसरा का पॉइंट इसी में दिया है, ड्रीम तंत्र। ड्रीप तंत्र, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र बोले तो ड्रिप सिस्टम, इसको समझते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों से जड़ों में गिरता है, जैसे वो अभी ऊपर देखे हैं, ठीक है। अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों को पानी देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, जल जो है बूंद बूंद करके पौधे के जड़ों तक जाता है, इसमें जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है, इसलिए क्या है, जहाँ जल की कमी है वहां तो ये उसके लिए वरदान ही हुआ ना। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए निराई, निराई को समझिए जरा, निराई क्या होता है इसको समझिए। खेतों में फसली पौधे के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं। जैसे खेत में जब हम लोग खेती करते हैं तो फसल के साथ साथ क्या आता है, कुछ अवांछनीय, मतलब जो नहीं चाहिए पौधा वो भी उग जाता है, ठीक ना, जो कि मुख्य फसल के साथ साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करता है। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं, साथ ही खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, ठीक है। देखिए निराई किसे कहते हैं, तो हम लोग जब खेत में फसल उगाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो पौधे हम लगाते हैं, मतलब जो फसल लगाते हैं उसके साथ साथ कोई दूसरा भी फसल हो जाता है। और वो जब फसल जो होता है, जब हम लोग खाद चाहे वगैरह पानी चाहे कुछ भी डालते हैं खेत में, तो क्या होता है,
वो उसको भी मतलब क्या होता है, उससे बांट लेता है, उससे बांटने के बाद क्या होता है, मतलब जो पौधा में जाना चाहिए तो उसमें भी आधा चल जाता है, तो उससे क्या होता है, जो हम जितना डाले उस मात्रा में तो उसमें भी बट गया, और जब बट गया तो क्या होता है, इससे हमारा जो फसल होता है मुख्य फसल, उसमें क्या होता है, प्रभावित, जो मुख्य फसल होता है वो प्रभावित होता है, जिससे क्या होता है, उसमें भी फसल होने का थोड़ा कमी होने का क्या होता है, डर रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी को खरपतवार, जो खरपतवार होता है, जो अवांछनीय पदार्थ हो जाता है, जो अवांछनीय, सॉरी अवांछनीय पदार्थ बोले हैं, अवांछनीय मतलब जो हमको नहीं चाहिए पौधा, वो पौधा को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने को ही हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। ठीक है, निराई अनेक तरीका से किया जाता है, जैसे किसान अनेक तरीकों से निराई करते हैं, खरपतवार हटाता है। ठीक है, किसान अनेक तरीकों से क्या करता है, खरपतवार हटाता है। वो फसल उगाने से पहले खेत जोत कर खरपतवार सुखा देता है। फसल उगाने से पहले क्या करता है, खेत जोतवा देता है, और क्या करता है, उसका जो होता है खरपतवार उसको सुखा देता है। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं, इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। रसायनों का प्रयोग करके भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार नाशी रसायनों का प्रभाव इसके छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ सकता है या पड़ता है? चित्र में क्यों गलत, क्या गलत है, देखिए चित्र में क्या गलत है, ये देखने के लिए बता रहा है आपको, बताइए। देखिए तो चित्र में क्या गलत है, आदमी छिड़काव कर रहा है पौधा पर, लेकिन देखिए मुंह में क्या है, कुछ बांधा हुआ नहीं है। इससे क्या होता है, जब ये छिड़कता है तो इसको भी, इसका जो है, जो इसका है ना, क्या क्या बोलते हैं इसका, जो विनाशक जो ये होता है, देखिए यदि ये छिड़क रहा है तो ये देखिए पानी जो, मतलब जो है खरपतवार नाशी जो है, ये पौधे पर तो जा ही रहा है, इसके साथ साथ क्या आता है, इसको मुंह पे भी पड़ सकता है, इसलिए इसको नाक मुंह को क्या करना चाहिए, ढक लेना चाहिए था, नहीं तो इसके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, यही बात ही नीचे बोल रहा था। चलिए अब हम जानते हैं फसल की कटाई के बारे में समझते हैं। ठीक है, फसल की कटाई क्या था, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फसल की कटाई बोले तो हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर हंसिया से कटाई की जाती है, यानी हंसुआ से छोटी स्तर पर क्या किया जाता है, कटाई किया जाता है, जबकि बड़े स्तर पर मूवर, रीपर एवं हार्वेस्टर से की जाती है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है। देखिए अब खरीफ फसल भी कोई पूछ दे तो वैसे फसल जिसकी कटाई सितंबर अक्टूबर में की जाती है क्या कहलाते हैं, खरीफ फसल कहलाती है। या बोले तो जैसे में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि खरीफ फसल कहलाती है। ठीक है, जबकि रबी फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई मार्च अप्रैल में होती है। मार्च अप्रैल, अब कोई आपसे पूछ दे रबी फसल क्या कहलाती है, तो आप बोलिए वैसे फसल जो जिसकी कटाई मार्च अप्रैल माह में होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि। ठीक है, हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत में पौधे के नीचे भाग शेष रह जाते हैं। ठीक है, जब हार्वेस्टर द्वारा कटाई करते हैं तो उसका नीचे भाग वाला जो होता है, नीचे का भाग जो होता है क्या होता है, शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। देखिए ठीक है, हमें इनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब शेष रह जाता है तो हम इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, बहुत आदमी जला देते हैं, तो लेकिन हमको इनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, इसलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी इसको खत्म होने के लिए क्या करना चाहिए, हमको खेत में ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कटाई के बाद फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। जब कटाई हो जाता है तो क्या करता है, थ्रेसिंग विधि द्वारा हम क्या करते हैं, दाना और भूसा क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। उसके बाद अलग करने के बाद क्या आता है, ठीक है, अलग करने के बाद समझिए बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में फसल कटाई के समय को उत्सव के रूप में मनाते हैं, इसे कटाई पर्व कहा जाता है। अब पूछ रहा है क्या आप लोग जानते हैं कि फसल कटाई जब होता है तो हम इसको पर्व के रूप में मनाते हैं, यानी उत्सव के रूप में मनाते हैं, यदि नहीं जानते हैं जिसे हम लोग कटाई पर्व कहते हैं। अब कटाई पर्व क्या है इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए किसान जब कठिन परिश्रम द्वारा फसल बोता है, 3 से 4 माह के बाद कटाई का समय आता है। अपने खेतों में तैयार फसल को देखकर वह खुशी से झूम उठता है, क्योंकि पिछले 3-4 माह के परिश्रम का फल मिलता है, इसीलिए वह खुशी मनाता है। उसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर मनाते हैं। इसी प्रकार हमारे देश के सभी भागों में यह कटाई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि जुड़े
हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला जो दिया है भंडारण यानी स्टोरेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टोरेज क्या है, स्टोरेज में हम लोग क्या क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का स्टोरेज हम लोग कैसे करते हैं, भंडारण कैसे करते हैं। ठीक है, भंडारण में मतलब किसी भी चीज का भंडारण में हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, देखिए समझिए इसको थोड़ा। फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण अत्यंत जरूरी है, परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि भंडारण करते समय अनाज में नमी न हो, अन्यथा उसे खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना जरूरी होता है। ठीक है, हम जब किसी भी चीज का भंडारण भंडारण में मतलब ले जाए, भंडारण में रखे उसे, तो उससे पहले भंडारण करने से पहले क्या करें, हम उसको अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, ताकि उसमें नमी समाप्त हो जाए। जब अच्छी तरह उसको सुखा लीजिएगा तो क्या होगा, उसमें का जो नमी होगा वो समाप्त हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वो जो होगा, जो फसल रहेगा हमारा, जो जो चीज अनाज था वो खराब नहीं होगा। ठीक है, अब अगला चीज हम देखते हैं, अगला पेज देखते हैं। हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरे, धातु के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडारण गृह तथा आइलो, जिसे सिलो, लोहे, टीन का ड्रम या कोठी कहा जाता है, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान एफसीआई के माल गोदामों में करते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि जब हम लोग अनाज जहाँ रखते हैं, वो घर घर द्वार में यदि रखेगा तो क्या कीजिएगा, वहाँ लोहा या टीन का क्या होता है, एक ड्रम बना होता है या कोठी बना होता है, उसमें हम लोग रखते हैं सुखा के अच्छी तरह से। या सरकारी जो होता है हमारा, भारत सरकार या बोले या राज्य सरकार का जो होता है भंडारण यानी भारतीय खाद्य संस्थान, जहाँ हम लोग रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफसीआई गोदाम बोलते हैं। एफसीआई गोदाम में भी सामान रखाता है ना। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है उसको देखिए। आप अपने शिक्षक महोदय या माता पिता के साथ एफसीआई के गोदामों में जाकर पता कीजिए कि खाद्यान्न को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है। आप अपने पापा मम्मी के साथ क्या कीजिए, जो एफसीआई नजदीक, जो जहाँ आपका एफसीआई जो गोदाम है, वहां पे जाके पता कीजिए कि कैसे वहां पे खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे नया शब्द कुछ दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। जैसे खाद को क्या कहते हैं, ये सब क्या है, सबको इंग्लिश में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ हमने क्या क्या सीखा, वो पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस सबको देख लीजिएगा, देखने के बाद क्या है, हम लोग अब इसको सब देख लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जिससे देखिए यहाँ पहले आप क्या कीजिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो या पहले देख ही लेते हैं, जैसे अभी वीडियो देख रहे हैं तो देख ही लेते हैं, तो क्या कीजिए, देखने के बाद इसको नोट कीजिए कॉपी में, ठीक ना। कॉपी में नोट करने के बाद उसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ताकि आगे भी आपको काम देगा। जिससे देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर यानी पहला का 1 नंबर। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, धान की फसल क्या है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद, क एवं ख दोनों। तो हम जानते हैं कि धान जो है, धान का कटाई कब हो जाता है, तो अगस्त सितंबर में हो जाता है। अगस्त सितंबर में जिसे कटाई होता है उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ में टिक लगा लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला चना की फसल है, तो चना की फसल क्या है, रबी फसल है। इसका कटाई कब हो जाता है, तो इसका कटाई मार्च अप्रैल में हो जाता है। मार्च अप्रैल में जिसका कटाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रबी फसल कहते हैं। ठीक है, चलिए उर्वरक, अब बोला है उर्वरक है, तो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, सॉरी अकार्बनिक लवण, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक क्या होता है, अकार्बनिक लवण होता है। ठीक है, अकार्बनिक लवण होता है। खरपतवार हटाने को कहते हैं, तो खरपतवार हटाने को हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट क्या है, इसको समझिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो मिट्टी को लौटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ठीक है, खाद कार्बनिक पदार्थ को मिश्रण है, खाद जो है क्या चीज का मिश्रण है, तो कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण। धान एवं गन्ना में क्या होता है, अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। अब हम लोग देखिए इधर,
क्वेश्चन है फिर इधर 4 नंबर में क्या बोला, केचियो को किसानों का डैश कहा जाता था, केचियो को किसानों का क्या कहा जाता है, तो मित्र कहा जाता है। ठीक है, फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रीम, ड्रीम तंत्र क्या है, फलदार पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, तो फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ड्रीम तंत्र है। ठीक है, अब कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ठीक है, अब मिलान करना है हमको, मिलान करना है, मिलान थोड़ा सा इससे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। कॉलम ए है, कॉलम बी है, इसको समझिए। खरीफ फसल क्या आता है, तो खरीफ फसल कौन कौन है इसमें भी हमको देखेंगे। तो खरीफ फसल क्या है, देखे तो खरीफ फसल धान एवं खरीफ फसल होता है ना, तो खरीफ फसल से मिला देंगे इसको। और रबी फसल कौन होता है, तो रबी फसल क्या होता है, चना होता है, फिर गेहूं, मटर, तो क्या है देखिए, तो यही ना है ऑप्शन, रबी फसल यहाँ ई नंबर में थे, ई से इसको मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया है। देखिए रासायनिक उर्वरक क्या होता है, रासायनिक उर्वरक जैसे हो गया यूरिया, सुपर फास्फेट, तो ये सब रासायनिक उर्वरक है, इसको क्या करेंगे, रासायनिक और उर्वरक से मिला देंगे। यानी 3 का आंसर हो जाएगा ए। एक का आंसर क्या है, एक का आंसर है सी, दो का आंसर है ई, और 3 का आंसर क्या है ए। और 4 नंबर कार्बनिक खाद कौन कहलाते हैं, तो गौमूत्र एवं पादप अवशेष खाद कार्बनिक खाद कहलाते हैं, तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा बी। और देखिए 5 नंबर देखिए हार्वेस्टर क्या है, तो हार्वेस्टर कटाई का यंत्र है ना, जब जो मतलब जिससे हम फसल काटते हैं उसका यंत्र क्या है, हार्वेस्टर है, इसको मिला देंगे यहाँ से, कटाई का यंत्र। 5 का क्या आ जाएगा डी। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस सबका डिफिनीशन पूछ रहा है, तो इसको हम लोग उत्तर देंगे। ठीक है, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, जैविक खाद से क्या लाभ है, खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे करते हैं, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए, केंचुओं के किसान का मित्र कहा जाता है क्यों। ये सब हम लोग नोट किए हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, उसको ध्यान से उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 के 1 है, 4 के क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। चलिए समझते हैं। सिंचाई अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसको समझते हैं। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 के दो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के क्या देखेंगे, दो, क्वेश्चन नंबर 4 के दो देखिए। खाद और उर्वरक में जो अंतर पूछा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। जैसे उर्वरक क्या होता है, तो उर्वरक प्राय अकार्बनिक लवण है। खाद पहला अंतर क्या है कि उर्वरक जो है प्राय अकार्बनिक लवण है। ठीक है, और खाद क्या है, तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधे के अवशिष्ट के विघटन से प्राप्त होता है। पहलू का अंतर हो गया। दूसरा का अंतर देखिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। दूसरा का अंतर ये हो गया। तीसरा का देखिए, उर्वरक से मिट्टी का कोई ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। तीसरा का अंतर क्या है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, चौथा अंतर क्या है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है, लेकिन खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होता है। ठीक है, ये 4 नंबर, ये जो था क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, दो था, खाद और उर्वरक में अंतर, उसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, 3 क्या है उसका आंसर जानेंगे। ठीक है, 3 नंबर देख लीजिए, जैविक खाद से क्या लाभ है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 3, जैविक खाद से क्या लाभ है। तो चलिए, जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है, जैसे जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा का क्या है इससे फायदा, तो इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। चौथा क्या है पॉइंट, इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। खरपतवार क्या है उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए खरपतवार, पहले खरपतवार को देख लेते हैं हम। खेतों में फसली पौधे के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक ना, अब पूछा इनका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो उसको अब समझेंगे हम लोग, इनका नियंत्रण कैसे करते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करते हैं समझिए।
हम इनका नियंत्रण अनेकों प्रकार से करते हैं, जैसे फसल उगाने से पहले खेत जोत कर उसको सुखा देना, खुरपी या हाथ से निकालते हैं उसको यानी खरपतवार को। रसायनों का प्रयोग करके भी हम खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है उसको समझिए। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है फसलों के उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे हम लोग। आंसर इसका देते हैं, फसलों की उपज में सुधार हेतु हमें निम्न विधि अपनानी चाहिए। जैसे हमें अच्छी किस्म के बीजों का चयन करके बुआई करवानी चाहिए, फसलों में समय समय पर सिंचाई करवानी चाहिए, फसलों में उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि के लिए हमें खेतों में जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? केचुओं को आखिर किसानों का मित्र कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, चलिए इसको जानते हैं। क्योंकि केचुआ मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाकर फसल के उत्पादन में वृद्धि करता है, इसलिए केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। विसर्गा चैप्टर का साइंस का खत्म हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।